लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से कभी मत डरो, तभी मज़ा आता है जीने में। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिवर्स क्लासेस। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और आप बिल्कुल शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इवन यूपी, पीसीएस, बीपीएससी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट हम लोग कंटिन्यू 10 बजे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपको यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हिमालय की धौलाधार श्रेणी फैली है जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर नेपाल में। तो हिमालय की जो धौलाधार श्रेणी फैली हुई है वो फैली हुई है आपके हिमाचल प्रदेश में। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह जो श्रेणी है एक नवीन युवा वलित पर्वत श्रेणी है, जो कि हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पर्यटन नगर भी है। यहाँ पे धर्मशाला, चंबा, डलहौजी, कुल्लू आदि नगर इसमें स्थित हैं। रावी, व्यास तथा सतलज नदी ने इसे काट दिया है। और मणिकरण गर्म पानी का झरना इसी में स्थित है। कौन सा है? मणिकरण। याद रखिएगा, मणिकरण कहीं पूछ ले कि मणिकरण गर्म पानी का झरना कहाँ पर स्थित है, तो ये भी यहीं पर स्थित है। और यह जो है इस वलित पर्वत यानी कि लंबाई कितनी है, तो 8,172 मीटर, 8,172 मीटर इसकी लंबाई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से विनिर्माण कौन सी वर्ग की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक। विनिर्माण पूछा गया है कि ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो आता है सेकेंड श्रेणी में, यानी कि यह एक द्वितीयक क्रिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चेन्नई कृषि मिलती है कहाँ पे? कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में या फिर फिलीपींस में। तो यह कहाँ मिलती है? यह मिलती है आपके श्रीलंका में। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चेन्नई क्या है? एक स्थानांतरणशील कृषि है और श्रीलंका में इसे चेन्नई नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में इसे लदांग बोलते हैं। इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं? लदांग बोलते हैं, लदांग। और यह क्या है? स्थानांतरणशील कृषि है। और फिर जो है फिलीपींस में फैगिन। फिलीपींस में क्या बोलते हैं? फिलीपींस में इसको बोलते हैं फैगिन, फैगिन। और एक बार आता है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में बोलते हैं इसको जिम्बाब्वे में इसको बोला जाता है मिल्पा। सूडान में गांसू कहते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, कुछ एडिशनल फैक्ट हैं। चलिए, सरिता जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सरिता जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जी.के. गिलबर्ट, जेम्स हटन, W.M. डेविस या फिर L.C. किंग द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था W.M. डेविस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा का न्यूनतम बहाव किस अवधि में होता है? जून से अक्टूबर तक, अगस्त से नवंबर तक, जनवरी से जून तक या फिर दिसंबर से मार्च तक। तो कब से कब तक होता है अधिकतम बहाव? ये होता है आपका जनवरी से जून तक। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून और अधिकतम जल प्रवाह जून से अक्टूबर में होता है। इसमें न्यूनतम पूछा गया है। और अधिकतम कब होता है? अधिकतम होता है आपका जून से अक्टूबर। तो अक्टूबर में ये अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है यहाँ पे। और न्यूनतम होता है मिनिमम, यानी कि जनवरी से जून में होता है। याद रखना है। किसी नदी के जल के मौसमी प्रवाह प्रतिरूप उसकी प्रवृत्ति कहलाती है। हिमालय का प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवृत्ति में अंतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लदांग चलवासी कृषि संबंधित है। अभी हमने इसको डिस्कस किया है। यह कहाँ पर स्थित है? यह संबंधित है मलेशिया से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लदांग कृषि। और आइए बात कर लेते हैं इंडोनेशिया में से क्या बोलते हैं। इंडोनेशिया में हुमा बोलते हैं, ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में लदांग और श्रीलंका में चेना बोला जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रामीण अधिवासियों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन किया जाता है दीवारी मानचित्र द्वारा, भू संपत्ति मानचित्र द्वारा, स्थलाकृति मानचित्र द्वारा या फिर एटलस मानचित्र के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है स्थलाकृति मानचित्र के द्वारा। दैट मीन्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में से कौन विश्व में गेहूं की कृषि को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है? समक्षेत्र, बेलनाकार, मालवीड, साइनोसॉइडल या फिर मर्केटर। तो कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है? यह जो है यह है मालवीड। दैट मीन्स
बी ऑप्शन विल बी राइट। विश्व में गेहूं की कृषि को मालवीड तथा साइनोसॉइडल दोनों की प्रक्षेपों पर प्रदर्शित किया जाता है। किसको? गेहूं की कृषि को। परंतु साइनोसॉइडल प्रक्षेप की अपेक्षा मालवीड प्रक्षेप अधिक उपयुक्त है। इसकी अपेक्षा ये मालवीड अधिक उपयुक्त है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? ताराकृति, रेखीय, गोलाकार या फिर आयताकार? किसकी होती है? ये होती है ताराकृति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जहाँ बहुत सी सड़कें मार्ग आकर मिलती है वहाँ ताराकृति अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है। क्या? जहाँ सड़कें अधिकतर आकर मिलती हैं। इन महासागरीय निक्षेपों में ग्लोबिजेरिना निक्षेप है, अकार्बनिक निक्षेप, जैविक निक्षेप, सागर तटीय निक्षेप या फिर भूपिज निक्षेप? यह क्या है? यह है जैविक निक्षेप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया है कृषि क्षेत्र जिसका नियोजन, और दूसरी तरफ आइए देख लेते हैं क्या है। कृषि क्षेत्र नियोजन ये किससे रिलेटेड है? यह रिलेटेड है आपके खंडीय नियोजन से। ऊर्जा आपूर्ति आपके रिलेटेड है आपके प्रयोजनवादी, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। और ऊर्जा आपूर्ति किससे संबंधित है? यह संबंधित है प्रयोजनवादी नियोजन से। और ग्रामीण विकास नियोजन यह रिलेटेड है आपके व्यापक नियोजन से। और आर्थिक नियोजन ये संबंधित है आपके स्थानीय नियोजन से। दैट मीन्स ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मछली पकड़ना किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक गतिविधि, तृतीयक गतिविधि या फिर चतुर्थक गतिविधि? तो किसके अंतर्गत आता है? यह आता है प्राथमिक गतिविधि के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मछली पकड़ना प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। कृषि, लकड़ी काटना, वन खनन, मत्स्य उत्पादन, आखेट, पशुचारण आदि जो इतनी चीज़ें हैं ये आती हैं प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कृषि, लकड़ी काटना, वन खनन, मत्स्य उत्पादन, आखेट, पशुचारण किस में आती हैं? ये आती हैं प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसमें का करेक्ट हो जाएगा। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? और ये प्रतिरूप निहारकीय, नाभिकीय या फिर तारा प्रतिरूप? किस में आएगा? यह आएगा निहारकीय प्रतिरूप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से भूगोल का आधुनिक काल आरंभ हुआ? टालमी, स्ट्रैबो, रेडजेल या फिर हम्बोल्ट? पूछा क्या गया है? किसके प्रयासों से भूगोल का आधुनिक काल आरंभ हुआ? ये कौन थे? ये थे हम्बोल्ट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम्बोल्ट ने भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल एवं वनस्पति भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी कारण इसे आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने ही भूगोल की 7 पक्षी संकल्पना का प्रतिपादन किया था। यह आगमन विधि के समर्थक थे। कौन थे? कभी भी आपसे पूछ ले कि आगमन विधि के समर्थक कौन थे? ये थे हम्बोल्ट। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हम्बोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। औद्योगिक उत्पादन तंत्र के लागत इनपुट ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है जिसमें उत्पादन को अधिकतम करने वाला लाभ बिंदु, जहां सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर नहीं है, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है, औसत लागत औसत आय के बराबर है, या फिर कुछ लागत कुल आय के बराबर है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा बी, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक उत्पादन तंत्र के लागत इनपुट ग्राफ में जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो तो वह उत्पादन को अधिकतम करने वाला बिंदु होगा, यानी कि सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। चलिए, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं शाम को इतिहास के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।